हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र आपके लिए लेकर आया हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक समाजशास्त्रीय अध्ययन का वैज्ञानिक एवं मानविकी अभिमुखन। आज के हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे अभिमुखन का अर्थ, समाजशास्त्रीय अभिमुखन का अर्थ, समाजशास्त्रीय अभिमुखन के प्रकार जिसमें हम वैज्ञानिक अभिमुखन का अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थक विचारकों में हम ऑगस्ट काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खेम, मैक्स वेबर और टॉलकॉट पार्सन्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभिमुखन का अर्थ से। अभिमुखन शब्द अंग्रेजी भाषा के ओरिएंटेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अभिमुखीकरण या पूर्वामुखीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का अभिमुखन किया जाता है। पूर्वामुखीकरण का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु, स्थिति या विषय के संबंध में पहले से ही जानकारी प्रदान करना है। पूर्वामुखीकरण व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक है जो उसे अध्ययन विषय का पहले से ही परिचय करा देता है। इससे प्रामाणिक अध्ययन करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो अभिमुखन का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा पथ प्रदर्शक जो हमें अध्ययन विषय को पहले से ही परिचय करा देता है। समाजशास्त्रीय अभिमुखन, समाजशास्त्रीय अभिमुखन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से अध्ययनकर्ता को समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण पक्षों से परिचित कराया जाता है और उसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अध्ययन करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। समाजशास्त्रीय अभिमुखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे समाजशास्त्रीय अध्ययन करने से पूर्व ही आवश्यक ज्ञान व जानकारी प्राप्त हो जाए। इससे वह समाजशास्त्रीय अध्ययन करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। अभिमुखन की यह प्रक्रिया अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य के विभिन्न चरणों से परिचित करती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अभिमुखन की प्रक्रिया के द्वारा मूल अध्ययन प्रारंभ करने से पहले ही अनुसंधानकर्ता का अभिमुखन हो जाता है, जिसके आधार पर उसका मार्गदर्शन होता है। समाजशास्त्रीय अभिमुखन के प्रकार। यदि हम समाजशास्त्रियों के कार्यों एवं विचारों पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि कुछ ने अपने अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धतियों का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया, तथ्यों को ठीक उसी तरह से चित्रित किया जिस रूप में वे हैं, उनका ठीक से वर्गीकरण किया तथा निष्कर्ष प्रस्तुत किया। कुछ ने अपनी अंतर्दृष्टि पर निर्भर रहते हुए समाज के संदर्भ में बहुत कुछ लिख डाला व उनका सामान्यीकरण भी कर डाला। इस प्रकार के अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति का कहीं भी सहारा नहीं लिया गया। ये आनुभविक प्रमाणों पर आधारित नहीं थे। एलेक्स इंगल्स ने ठीक ही लिखा है कि वैज्ञानिक इस मामले में विभाजित रहे हैं कि क्या समाजशास्त्र को विज्ञान हो सकता है, इसकी पद्धतियाँ सहानुभूतिपूर्वक समझ की होनी चाहिए या नियंत्रित प्रयोग की, क्या समाजशास्त्र की कोई सिद्धांत रचना करनी चाहिए या तथ्यों की खोज करनी चाहिए, क्या समाजशास्त्र राजनीतिक दृष्टि से संलग्न होना चाहिए या उसे मूल्य स्वतंत्र होना चाहिए। इन प्रश्नों के संबंध में समाजशास्त्री जो कुछ भी निर्णय लेते हैं उसका समाजशास्त्रीय जांच के प्रकार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के संबंध में समाजशास्त्रियों के मत में भिन्नता रही है। समाजशास्त्र में दो परिप्रेक्ष्यों की प्रधानता रही है। प्रथम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य तथा द्वितीय मानवतावादी या मानविकी परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र के जन्मदाता फ्रांस के ऑगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। स्पेंसर, दुर्खेम, वेबर, पेरेटो एवं पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया। लेकिन इन विद्वानों के अध्ययनों के माध्यम से जो समाजों में यथास्थिति अर्थात व्यवस्था के पोषण तथा सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संतुलन बनाए रखने की बात तो प्रकट हुई, लेकिन औद्योगिक क्रांति एवं पुनर्जागरण के कारण
नवीन परिस्थितियों के संदर्भ में मौजूदा समाजशास्त्रीय अध्ययनों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। कुछ विद्वान यह महसूस करने लगे कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित समाजशास्त्र कई सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं के हल प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। विशेषतः समाज के उपेक्षित वर्गों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। समाजशास्त्रियों ने ज्ञान का उपयोग इनकी समस्याओं के समाधान हेतु नहीं किया है। फलस्वरूप एक नए परिप्रेक्ष्य का जन्म हुआ जिसे मानवीय परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना गया। सी राइट मिल्स, होरोविज, गोल्डनर, मार्टिन निकोलस, पीटर बर्जर तथा हेराल्ड गाल्फिंकर आदि समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों में इस नवीन परिप्रेक्ष्य को अपनाया। यहाँ हम सबसे पहले वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करेंगे। हमारा जो अगला विचार का बिंदु है वो है वैज्ञानिक अभिमुखन। ऑगस्ट कॉम्टे, दुर्खिम, मैक्स वेबर, पेरेटो एवं पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों का मानना था कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है। लोग समान परिस्थिति में समान रूप से ही व्यवहार करते हैं। उनका यह भी मानना था कि मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है तथा इसके संबंध में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। दुर्खिम द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था, जिसके प्रमुख कारण थे समस्या को परिभाषित करना, यह परिकल्पना करना या उपकल्पना बनाना कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना एवं परिणाम तथा निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में कारण तथा कार्य पर विशेष जोर दिया, जो उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेता है। रॉबर्ट के मर्टर ने बताया है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त करने हेतु विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं को मान्यता देनी होगी। टॉलकॉट पार्सन्स ने अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक अभिमुखन को ही अपनाया। आपने प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों में अंतर करते हुए बताया कि विषय वस्तु की दृष्टि से तो ये एक दूसरे से भिन्न है, परंतु आपने सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त सामान्य पद्धतियों को कार्य करने में लेने पर जोर दिया। पार्सन्स की मान्यता थी कि अवधारणाओं तथा सैद्धांतिक व्यवस्थाओं को आनुभविक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए और उनकी इसी मान्यता ने उसे प्रत्यक्षवादी बना दिया। अब हम वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थक समाजशास्त्रियों के विचारों का अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थकों में जो प्रमुख समाजशास्त्रियों के अध्ययन करेंगे उनमें से है ऑगस्ट काम्ट ने विज्ञानों के पदसोपान की व्याख्या की, समाज के विज्ञान की स्थापना की तथा अध्ययन हेतु प्रत्यक्षवादी प्रणाली के प्रयोग पर जोर दिया। काम्ट ने ज्ञान के 3 स्तरों को स्पष्ट किया। ये स्तर थे धार्मिक, तत्वमीमांसक तथा प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक। काम्ट ने अमूर्त विज्ञान का एक एकीकृत समग्र में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। विज्ञानों के पदसोपान में काम्ट ने समाजशास्त्र को शीर्ष पर स्थित माना। आपकी यह मान्यता थी कि अन्य विज्ञान समाज के इस विज्ञान के लिए नींव के रूप में काम करते हैं। काम्ट का मानना था कि अपनी विशेष स्थिति के कारण समाजशास्त्र एक एकीकृत विज्ञान हो सकता है। इसके द्वारा विभिन्न विज्ञानों के बीच अंतर संबंधों की खोज की जा सकती है और सभी विज्ञानों को एक प्रत्यक्ष व्यवस्था में संयुक्त किया जा सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों का। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को एक नया विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया। आपने विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित किया एवं विज्ञान व धर्म के बीच समझौता किया। आपने विकास के सामान्य सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की और बताया कि समाजशास्त्र अपने सबसे अधिक जटिल रूप में विकास का अध्ययन है। मार्गरेट विल्सन वाइन के अनुसार स्पेंसर की विकास की सामान्य योजना एवं समाजशास्त्र में इसका विशेष प्रयोग यह बताता है कि उसने प्राकृतिक विज्ञानों के विचारों को समाजशास्त्र पर लागू किया। भौतिक शास्त्र तथा जीवशास्त्र
दोनों ही स्पेंसरकृत समाज के विश्लेषण के आधार थे। काम्टे ने जिस व्यवस्था की अपनी कृतियों के माध्यम से रचना की, वह व्यवस्था सक्षम व्यवस्था थी, जिसकी रचना संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित करने के लिए की गई थी। यह एक नए विज्ञान की रूप रचना का व्यापक प्रयत्न था। इस प्रकार समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की दिशा में स्पेंसर ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इमाइल दुर्खिम ने जिस कारणात्मक प्रकारात्मक पद्धति को अपना अध्ययन हेतु अपनाया, वह उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिचायक है। आपके द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था, जिसके प्रमुख चरण थे समस्या को परिभाषित करना या उपकल्पना बनाना कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना एवं परिणाम तथा निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में कारण तथा कार्य पर विशेष जोर दिया, जो उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है। उदाहरण के रूप में आपने यह निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक संबंधों के अभाव में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। स्पष्ट है कि दुर्खिम ने अपने अध्ययन समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाते हुए किए तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों के अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं। थियोडोरसन एबल के अनुसार वेबर के लिए सामाजिक विज्ञान समसामयिक दृश्य की मूर्त स्थितियों, घटनाओं या दशाओं के अध्ययन के लिए विज्ञान की पद्धतियों एवं प्रवृत्तियों को लागू करने का एक प्रयास है, जो सामाजिक लक्ष्यों तथा मूल्यों पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव रखती प्रतीत होती है। वेबर ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है तथा लिखा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करती है, ताकि इसके द्वारा इसके घटित होने एवं इसके प्रभावों के कारणात्मक स्पष्टीकरण तक पहुंच सकें। वेबर ने सामाजिक कार्य व्यवहार के आदर्श रूप, इन आदर्श रूपों के 4 प्रकार, सामाजिक संबंधों के प्रकारों, औचित्यपूर्ण सत्ता की प्रकृति आदि को वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा के माध्यम से मानवीय व्यवहार के कारणों का उल्लेख किया है। वेबर की रचनाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे एक महान सामाजिक वैज्ञानिक थे। टॉलकॉट पार्सन्स। अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण पार्सन्स ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक अभिमुखन को ही अपनाया। आपने सामाजिक विज्ञान को क्रिया विज्ञान के रूप में देखा। वे विज्ञान अंत्यक्रिया तथा मूल्यों के संबंध पर विचार करते हैं। पार्सन्स ने प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों में अंतर करते हुए बताया कि विषय वस्तु की दृष्टि से ये एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु आपने सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त सामान्य पद्धतियों को काम में लेने पर जोर दिया। पार्सन्स की मान्यता थी कि अवधारणाओं तथा सैद्धांतिक व्यवस्थाओं को आनुभविक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए, और उनकी इसी मान्यता ने उसे प्रत्यक्षवादी बना दिया। आपने वैज्ञानिक चिंतन की वास्तविक प्रकृति पर जोर दिया और समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञान की प्रविधियों को अपनाया। डेनियल डब्ल्यू रोजर्स ने ठीक ही कहा है कि यह स्पष्ट है कि पार्सन्स वैज्ञानिक परंपरा में है। वर्तमान काल में भी कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाया है। उदाहरण के लिए जेटरबर्ग ने बताया है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादन में नियमों को उसी प्रकार कठोरता से लागू करना चाहिए जिस प्रकार गणितज्ञ अपनी गणित संबंधी सिद्धांतों की खोज करने में करते हैं। अनेक समाजशास्त्री यह मानते हैं कि समस्त सामाजिक घटनाएं एवं मानवीय व्यवहार वैज्ञानिक रूप से संचालित होते हैं। इनमें कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। इनके पीछे कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर ही समाज में इच्छित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हुए आनुभविक आधार पर प्राप्त तथ्यों से सामान्यीकरण किया जा सकता है। मानवीय व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। समाजशास्त्र के विकास पर ध्यान देने में यह बात स्पष्ट होती है कि इसमें वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाते हुए अनेक अनुभविक अध्ययन किए गए
तथा कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। सोरोकिन ने बताया है कि 1952 से 1965 के बीच समाजशास्त्र के क्षेत्र में असंख्य अनुसंधान कार्य तथा तथ्य विश्लेषण व आनुभविक अनुसंधान हेतु नवीन पद्धतियों का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय समाजशास्त्र में पद्धति शास्त्र पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया, जिसकी बर्जर ने आलोचना की और बताया कि समाजशास्त्री अपने विषय से दूर चले गए हैं और वे मानव समाज के अध्ययन पर पूरी तरह ध्यान देने की बजाय पद्धति शास्त्र की बारीकियों में उलझ गए हैं। धीरे धीरे विज्ञानवाद तथा वैज्ञानिक समाजशास्त्र के विरुद्ध आवाज़ें उठने लगी। यह सोचा जाने लगा कि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए या सहानुभूति तथा वर्स्टेहेन नामक नई व्यक्तिपरक पद्धतियों का। क्या समाजशास्त्र में विशुद्ध सिद्धांत निर्माण पर ही जोर दिया जाना चाहिए या समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक एवं चिंतित होना चाहिए? इसी समय समाजशास्त्र में एक नवीन परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ, जिसे मानवतावादी या मानवीय अभिमुखन कहते हैं। हम अगले वीडियो में मानवीय अभिमुखन पर चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वैज्ञानिक अभिमुखन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वैज्ञानिक अभिमुखन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।